नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको उन सभी नेशनल स्कीम्स के बारे में बताते हैं जिसका फ़ायदा आपको मिल सके। पिछली किस्त में हमने बताया कि कैसे आप घर बैठे आधार कार्ड बनवा सकते हैं आसानी से। ऐसी ही एक स्कीम के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसका फ़ायदा करोड़ों लोग उठा रहे हैं। एक ऐसा हेल्थ कार्ड जिसका मकसद उन लोगों को कर्ज के बोझ से बचाना है जो कि इलाज के लिए पैसा मुहैया नहीं कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी का एक तबका गरीबी रेखा के नीचे बसर करता है। उनको 2 वक्त की रोटी कमाना भी एक चैलेंज है। ऐसे में एक छोटे से अस्पताल में इलाज कराना भी उनके लिए एक महंगा सौदा है। ऐसे लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके, इसके लिए मरकजी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, आयुष्मान भारत। ये स्कीम क्या है और कौन ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत और हेल्थ कार्ड की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज एक खास मेहमान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर RS शर्मा। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम हेल्थ कार्ड के बारे में और आयुष्मान भारत के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पर। देश हो रहा आयुष्मान, हर क्षण, हर प्रहर, हर दिन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों लाभार्थियों की अनगिनत कहानियां हैं। ये कहानियां हैं संघर्ष और जीत की, बीमारियों से आजादी की, मुस्कुराहटों की और नई आशाओं की। इन आशाओं की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में रखी थी। पिछले 2.5 वर्षों में हमने इसी सपने को बुना और साकार किया है। योजना के तहत अंतिम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया है, ताकि किसी को कर्ज न लेना पड़े दवा और जांच के लिए, किसी को खुशियां गिरवी न रखनी पड़े इलाज के लिए। आज इन प्रयासों का परिणाम चारों दिशाओं में दिख रहा है। तो इस रिपोर्ट में हमने जाना कि करोड़ों लोग आयुष्मान भारत और हेल्थ कार्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसको और तफसील से जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, आयुष्मान भारत के ज़रिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी आबादी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और आप कैसे वेरीफाई करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो स्कीम है करीब 2018 सितंबर से स्टार्ट हुई, और उस वक्त हमें ये आदेश दिया गया कि हम 40% जो हिंदुस्तान की आबादी है, जिसमें करीब 54 करोड़ लोग आते हैं, उनको हम प्रत्येक साल 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड करेंगे। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी आबादी इसमें शामिल है, और उनको हम जब तक 5 लाख रुपए का उनका जो एंटाइटलमेंट है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हम उसको इंश्योर करते हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको कि आप फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्कीम के ज़रिए। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कोई रोल रहता है क्या? उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये स्कीम भारत सरकार के और स्टेट के सहयोग से चलती है। 40% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती है और 60% जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसकी होती है। और बेसिकली जो स्टेट हेल्थ एजेंसीज़ हैं हमारी, जैसे नेशनल हेल्थ एजेंसी अथॉरिटी हमारे हिंदुस्तान के लेवल पर है, उसी तरह से राज्यों के और केंद्रीय शासित प्रदेशों के स्तर पर स्टेट और यूटी की हेल्थ एजेंसियां हैं, जिनके मार्फत इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं। बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां जाकर वो अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। क्या कोई लिस्ट है अस्पतालों की? ये देखिए, दोनों ही तरह के अस्पताल इसमें आते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वो भी आते हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल है। करीब 25,000 अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में इस योजना में नामांकित हैं, इस योजना में एम्पैनल्ड हैं, और जिनमें से किसी भी अस्पताल में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी अस्पताल में पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं, और 33 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। केवल 3 राज्य ऐसे हैं
जो इसका पार्ट नहीं है, बल्कि 33 राज्यों में हम लोग की ये योजना चल रही है। अगर हम बड़े शहरों की बात छोड़ दें और दूर दराज के इलाकों की बात करें, अगर गाँव की बात करें, तो वहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो अस्पताल हैं, क्या उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इलाज कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो एम्पेनलमेंट किया है अस्पतालों का, उस एम्पेनलमेंट के पीछे भी क्राइटेरिया यही है कि सारे हिंदुस्तान में जगह जगह पे हर जिला कवर्ड हो। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हर जिले में कम से कम एक अस्पताल को हम एम्पेनल करें, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। वैसे तो ये है कि हर जिले में जो सदर अस्पताल होता है जिले में, वो जिले का अस्पताल तो एम्पेनल्ड है ही इस स्कीम में। डॉक्टर शर्मा, अब एक अहम सवाल ये बनता है कि इस स्कीम के तहत क्या कोई लिस्ट है बीमारियों की जिनका इलाज मुफ्त में हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। करीब करीब 950 लगभग बीमारियां हैं और करीब 550 1550 करीब करीब जो इलाज के जो तरीके हैं वो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसको हम हेल्थ बेनिफिट पैकेज कहते हैं। तो लगभग सारी बीमारियां इसमें कवर्ड हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसमें कवर्ड ना हो। अब ये अलग बात है कि मान लीजिए कोई आदमी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो वो तो कवर्ड नहीं होगी, लेकिन वैसे जो अमूमन जो बीमारियां होती हैं वो सब इसमें कवर्ड हैं। इस स्कीम के तहत 50 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये बात कही जा रही है। तो अब तक कितने लोग हैं जो इस स्कीम में रजिस्टर करा चुके हैं और कितने लोगों को फ़ायदा मिल चुका है? अगर हम बात करें ख़ास तौर से अभी जो कोविड चल रहा है, कोरोना का समय है, ऐसे में देखिए इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें रजिस्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा डेटाबेस है 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटाबेस, उसमें जितने लोगों के भी नाम उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हर एक व्यक्ति को इसमें आइडेंटिफाई करके उसको बता सकें कि आप इस योजना के हकदार हैं। तो वैसी स्थिति में करीब 19 करोड़ लोगों को अब तक हम लोग कार्ड दे चुके हैं और उसके साथ साथ करीब 2.25 करोड़ 2 करोड़ 7 लाख लोगों को हम लोग इसमें इलाज का फायदा पहुंचा चुके हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करें, उनको कार्ड दें, क्योंकि कार्ड से क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास एक टोकन रहता है जिसको लेकर के जाता है और वो अपना ये एक हक समझता है कि हाँ मुझे इलाज मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से एम्पावरमेंट का टूल है वो कार्ड। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बहुत बड़ी आबादी को इसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इलाज का खर्च जानने के बाद तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है ये सोच करके इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाते। तो अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिससे कि लोग अस्पताल तक पहुँच सकें? देखिए स्कीम की अवेयरनेस तो ऐसी चीज़ है कि कभी भी परफेक्ट सिचुएशन पैदा नहीं होती, लेकिन ये है कि हम लोगों का कार्ड के माध्यम से, स्टेट हेल्थ एजेंसीज के माध्यम से, बाकी जो मीडिया है उनके माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये प्रयास रहता है कि अपना नाम जानें, अपना नाम, आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं स्कीम में, और अगर है तो उसके बाद अपना कार्ड बनवा लें। कार्ड बनाने की व्यवस्था हम लोगों ने हर कॉमन सर्विस सेंटर पर की हुई है। गांव के स्तर पर आप कार्ड अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक तरह से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इंसान जो इसमें एनरोल्ड है, कोई भी परिवार, कोई भी फैमिली जो इसमें एनरोल्ड है, उसको उसका पूरा लाभ मिल सके। और 2.25 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। अब सोचिए आप, करीब करीब 10 लाख लोग, हम एक महीने में करीब 10 लाख लोगों को इलाज का बिल हम लोग भुगतान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका लाभ लोगों तक पहुंचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों इसके बारे में, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है। कोशिश की जा रही है कि मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जा सके। जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जो अपना जीवन बसर करते हैं, क्या प्राइवेट अस्पतालों को भी एनरोल करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना मुनाफा थोड़ा कम कर सकें? उन्हें कैसे मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है? देखिए हमारा तो बहुत सीधा सिद्धांत है कि किसी को जब तक लोगों को लाभ नहीं होगा तब तक कोई लोग आएगा नहीं। प्राइवेट अस्पतालों को एम्पेनल्ड होना ही होना है, ये कोई कंपलसरी तो है नहीं। तो प्राइवेट अस्पताल भी हमारे साथ मिलकर ही हम उनके साथ काम करते हैं। हमारी जो दरें हैं, जो हेल्थ बेनिफिट पैकेज की जो रेट्स हैं, उन रेट्स को भी हम लोग हमेशा रियलिस्टिक
बनाने का काम करते हैं, मार्केट से अलाइन होने का काम करते हैं। अगर किसी चीज़ का मार्केट में दर 200 रुपये है तो हम 200 रुपये देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है 180-90 दें, बिकॉज हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हमको डिस्काउंट थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन आइडिया यही है, और समय समय पर हम इन रेट्स को रिवाइज करते रहते हैं, हम इन रेट्स को बदलते रहते हैं, जिससे कि लोग उसमें आते रहें। तो प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो वॉलंटरली इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल इसमें शामिल हो सकें। जी, तो उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, कोशिश। जी हाँ, और जो क्वालिटी के अस्पताल हैं उनको हम प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे कोई NABS से एक्रेडिटेड अस्पताल है तो उनको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जो पैकेज रेट है उसमें कुछ इंसेंटिव करें। साथ ही साथ उनका अगर मान लीजिए खर्चा हो जाता है तो उस खर्चे को जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं कि उनको वापस कर दें, रीइंबर्समेंट उसका कर दें। और उसके लिए हम लोगों ने एक ग्रीन चैनल भी बनाया हुआ है, जो करता ये है कि जैसे ही उन्होंने बिल रेज किया हम 50% उसका इमीडिएट भुगतान कर देते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, न तो हमारे लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको कोई तकलीफ हो, और न हमारे जो अस्पताल हैं उनको कोई तकलीफ हो, सेवा प्रदायी जो लोग हैं, सेवा देते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये तो बात हुई प्राइवेट अस्पतालों की। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो उनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, उनके लिए क्या स्कीम है? डॉक्टर्स तो जो अस्पताल में काम करते हैं वो तो जाहिर है सब लोगों को इलाज देते ही हैं। जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं वो तो सरकारी अस्पतालों को देते हैं। सरकारी अस्पतालों को फायदा ये होता है कि उनको जो एक्स्ट्रा, जो वैसे तो वो फ्री में इलाज करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो लोग आते हैं उनके लिए हम उनको पैसा देते हैं, राज्य सरकारों को पैसा देते हैं, तो उनको पैसा मिलता है। और हम लोगों ने ये नियम बनाया हुआ है कि जो अस्पताल पैसा कमाए इस तरह से, उस पैसे का इस्तेमाल डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज करने में खर्चा हो, उस अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो, उस अस्पताल की जो रिकरिंग कॉस्ट है उसको करने में खर्चा हो। तो एक प्रकार से अस्पताल की, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर होती है इससे। तो इस तरह से डॉक्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, हॉस्पिटल्स भी इंटरेस्टेड हैं। उसी तरह से प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी प्रकार का पैसा हम देते हैं, तो उनकी एक प्रकार से क्लाइंटेल बढ़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फुटफॉल होता है, तो एक प्रकार से उनके लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है? देखिए, आधार कार्ड इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि जो व्यक्ति लाभार्थी है, जो व्यक्ति एलिजिबल है, उसी का इलाज हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा आदमी उसके नाम पे प्रॉक्सी करके इलाज करवा के चला जा रहा हो। तो इसलिए उसका ऑथेंटिकेशन जरूरी है, और आज के समय में आधार ही एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन की मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। और वैसे भी जो पैसा सरकारी खर्चा होता है किसी स्कीम में, उस स्कीम में आधार जरूरी है। तो हमारी जो योजना है वो आधार का जो सेक्शन 7 है, जो ये मैंडेट करता है कि आधार कंपलसरी है, उसमें हमारी योजना नोटिफाइड है। तो इसलिए बिना आधार के हम किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए किसी के पास आधार नहीं हो और कोई बहुत गंभीर तरह से है, वो खोज नहीं पा रहा है, उसका घर पे रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसको इलाज से वंचित किया जाएगा। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने तरीके से उसको करेंगे। जी। अब अगर किसी के पास हेल्थ कार्ड है और वो मुफ्त में इलाज करवाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अस्पताल जाके उसे क्या कुछ करना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसे जानना होगा, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसमें कोई समस्या नहीं, वो जाकर के अपना इलाज, कोई बीमारी होगी उसको करवा सकता है। अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो पहले उसे ये देखना होगा कि मैं आयुष्मान कार्ड का हकदार हूं कि नहीं, और हकदार होने के लिए उसको 2011 की जो लिस्ट है उस लिस्ट में परिवार के रूप में शामिल होना होगा। अगर उसका जन्म 2011 के बाद हुआ है तो उसे अपने आप को परिवार में जोड़ना होगा। तो इस तरह से उसको एक एलिजिबिलिटी के बारे में निश्चिंत होने के बाद अपना एक आयुष्मान कार्ड लेके जाएगा तो उसका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो आयुष्मान की जो योजना का जो मापदंड है उस मापदंड में है नहीं, तब हमारे लिए ये समस्या है कि हम उसको मुफ्त इलाज नहीं दे सकते। अब एक अहम सवाल ये है कि वो इस लिस्ट पे आते हैं या नहीं, ये कैसे जानकारी हासिल होगी? जैसे कि आपने बताया कि एक लेडी है जिसका कि हस्बैंड, उसका लिस्ट में नाम है लेकिन उसका नहीं है, लेकिन वो जाके लिस्ट में नाम डलवा सकती है, तो कैसे पता चलेगा लिस्ट में नाम है या नहीं? इसके लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम लोगों ने पूरी लिस्ट है पूरे हिंदुस्तान की, वो लिस्ट हमने पब्लिक की हुई है आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर, और उसमें सबसे बड़ी सुविधा हमने ये दी हुई है कि आप खोज सकते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहाँ गांव के रहने वाले हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इस तरह से पूरी व्यवस्था उसमें की गई है।
कि आप आसानी से अपना नाम खोज सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप बाद में शादी के, जैसे शादी होने के बाद कोई लड़की किसी परिवार में आई है और शादी 2011 के बाद हुई है, तो अपने हस्बैंड का नाम देख ले कि भाई हस्बैंड का नाम मेरे का है कि नहीं। अगर उनका है तो परिवार में अपने पत्नी का नाम जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल व्यवस्था है। और जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जन सेवा केंद्र हैं हमारे, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख है पूरे हिंदुस्तान में, हर पंचायत में जन सेवा केंद्र बने हुए हैं। तो उस पंचायत में भी जाकर के पता लगा सकता है। और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि उस पंचायत के लोग उसको बता सकें कि हाँ भाई आपका नाम उसमें है कि नहीं, और उसके बाद वो कार्ड बना सकते हैं। पहले कार्ड बनाने का पैसा लगता था, अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे, मुफ्त में कार्ड हर एक बेनिफिशियरी को बनाया जाएगा। तो ये अभियान चल रहा है और हमने इसी साल करीब 4-4.5 करोड़ कार्ड हम लोगों ने इसी वर्ष बनाए हैं। और घर के कितने सदस्य हैं जो कि इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? जितने सदस्य हों, अब हमारे हिंदुस्तान में तो ये है कि कहीं तो न्यूक्लियर फैमिली है और कहीं पे 20-20 लोग एक साथ रहते हैं, तो कोई सीमा नहीं है इसमें इस परिवार की। पैदा हुए बच्चे का नाम भी क्या इसमें रजिस्टर हो सकता है? क्या उसका भी हेल्थ कार्ड बन सकता है? बिल्कुल रजिस्टर हो सकता है, पैदा हुए बच्चे का नाम हो सकता है। अगर कोई बेटी उस घर में विवाह होकर के आ गई है, उस परिवार का अंग बन गई, तो उसका हो सकता है। जी। और कैसे ये पता चलता है कि हम इस स्कीम के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं? वो मैंने बताया आपको कि पूरा का पूरा लिस्ट हमारा वेबसाइट पर है, हमारे PMJY वेबसाइट पर, और उसके साथ साथ ये हर जगह उपलब्ध है। कोई भी खुले रूप में उपलब्ध है, इसमें कोई सीक्रेसी की बात तो है नहीं। जो लोग एलिजिबल है उनका हम पता लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर शर्मा, अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में रहता है और वो इलाज अपना केरल में कराना चाहता है, तो क्या उसको इसका फ़ायदा मिलेगा? इस स्कीम का फ़ायदा वो केरल में जाकर ले सकता है क्या? हमारे बिहार प्रदेश में मेरा बिहार कैडर और झारखंड कैडर है, तो उसमें वहाँ से जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली आते हैं, बहुत सारे लोग कलकत्ता जाते हैं, तो कहीं से भी ये पोर्टेबिलिटी इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि आप जो है कहीं के रहने वाले हों, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आयुष्मान भारत में वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ जाके लोग इलाज करवाते हैं। अब कैंसर के बारे में मान लिए जाते हैं तो वो बम्बई में TMH है जो, या और भी अस्पताल हैं जो हमारे साथ अगर एम्पैनल्ड हैं, तो वहाँ पर उसका इलाज हो सकता है। और इलाज के दौरान क्या सिर्फ कंसल्टेशन फ्री होती है या फिर दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती हैं? देखिए, सब कुछ मुफ्त में। इलाज का जो पैकेज है वो पैकेज में सब कुछ शामिल है। उसमें इलाज के डिस्चार्ज के बाद 15 दिन की दवाइयाँ भी शामिल हैं। तो ये बिल्कुल कैशलेस इलाज है एक प्रकार से। कोई भी पैसा जो लाभार्थी है उसको नहीं देना पड़ता है, न वहाँ रहने का, न वहाँ पे दवाई का सारा उस पैकेज में शामिल है। अगर कोई अस्पताल इलाज करवाने से मना कर देता है तो कोई क्या कंप्लेंट की जा सकती है? कहाँ जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं? बिल्कुल शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लोकल जो हमारे सिविल सर्जन्स हैं, लोकल हेल्थ फैसिलिटी वाले लोग हैं, उनके पास, स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास। हमारा कॉल सेंटर है जो पूरे हिंदुस्तान में से, जहाँ पे बहुत हजारों कॉल प्रतिदिन आते हैं, और जैसे ही कॉल आता है इस प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस का, तो हम लोग उसका इंतजाम करते हैं। तो बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं आप। आई थिंक 14555 हमारा नंबर है, टोल फ्री नंबर है। उस टोल फ्री नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, हम एलिजिबल भी हैं, लेकिन किसी अस्पताल ने हमको परेशान किया या सेवा से लेकर लिया। आजकल हम देखते हैं कि ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और हम उसका निदान करते हैं। इतने बड़े आबादी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सरकार का इतना बड़ा कदम है, स्टेप है, इसमें किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अब तक? देखिए, चैलेंजेस तो हमको इसी बात की, एक तो अवेयरनेस की जब बात कही आपने, अवेयरनेस इज वन चैलेंज। दूसरी बात कही कि भाई जो बेनिफिशियरीज हैं 2011 की लिस्ट में कुछ बेनिफिशियरी जो बाद में पैदा हुए वो नहीं कर पाए, तो बेसिकली उन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज है, जिसको हम लोग धीरे धीरे, अभी कोरोना के पीरियड में थोड़ा सा अभियान रुक गया, क्योंकि हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो नहीं जा पाए, जगह जगह जाने में समस्या उनको थी। लेकिन अब हम लोगों ने बड़ा अभियान एक चालू किया है, और हमारा इरादा ये है कि इस साल में जितने भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं हम उनको सैचुरेट कर देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि आप जो है बेनिफिशियरी जो लोग हैं
उनको आप सैचुरेट कीजिए, उनको आप एम्पावर कीजिए, उनको आप कार्ड दीजिए और उनको इंश्योर कीजिए कि उनसे कोई भी इलाज में पैसा ना ले, बिकॉज ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है सरकार की और इस योजना का लाभ सब लोगों को मिले, यही हम लोग सब लोग चाहते हैं। जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने आयुष्मान भारत के बारे में बताई हैं, तो हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो खुद को इसमें रजिस्टर कराना चाह रहे होंगे और अब सवाल ये उठता है कि कैसे और कहाँ आप रजिस्टर कराएं। अगर आपको ये हेल्थ कार्ड चाहिए है तो हम आपकी ये मुश्किल भी आसान किए देते हैं और आपको बताते हैं कि आप खुद को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। अपनी हेल्थ आईडी बनाने के लिए आप सबसे पहले healthid.ndhm.gov.in की साइट खोलेंगे और क्रिएट हेल्थ आईडी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने हेल्थ आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको जनरेट वाया आधार पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप अपना आधार कार्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नीचे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के जरिए हेल्थ आईडी जनरेट करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, शरायत को मंजूरी देंगे, कैप्चा भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। उसे भरने के बाद सबमिट करना है। आपके सामने आपका नाम, मोबाइल नंबर, पैदाइश की तारीख और फोटो आ जाएगी। अब इसमें आपको 2 चीजें भरनी होंगी। एक तो आपको अपना PHR एड्रेस यानी हेल्थ आईडी क्या रखनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे और कुछ ही पलों में आपका हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें आपका हेल्थ आईडी कार्ड नंबर होगा, नाम होगा। आप नीचे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी इसका प्रिंट आउट लेकर लेमिनेट करा लें और इसे अपने पास रखें। साथ ही साइड में आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि माई अकाउंट में जाकर आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। KYC वेरिफिकेशन आप दोबारा से कर सकते हैं और किसी भी वक्त आप अपनी हेल्थ आईडी को यहाँ से डीएक्टिवेट या डिलीट भी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप यहाँ माई बेनिफिट्स में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आप बिना आधार कार्ड इस्तेमाल किए हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट योर हेल्थ आईडी पर क्लिक करेंगे, दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद जनरेट वाया मोबाइल पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, शरायत को मंजूरी देंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके पास इसके बाद एक OTP भेजा जाएगा, जिसे भरने के बाद उसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब आपको इसमें अपनी पूरी डिटेल्स मैन्युअली फिल करनी होंगी और आखिर में सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका हेल्थ आईडी कार्ड सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और अपनी आईडी डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इस हेल्थ आईडी में हेल्थ रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, NBHM हेल्थ रिकॉर्ड्स। इसमें आप PHR एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और आप इसमें सभी डिटेल्स देख सकते हैं। आपका QR कोड, हेल्थ आईडी नंबर, पासवर्ड, इसमें सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहीं से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और अपना हेल्थ रिकॉर्ड इसमें जोड़ने के लिए आप लिंक रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जिस हॉस्पिटल में भी आपने इलाज कराया है या आपका इलाज चल रहा है वो आप यहाँ पर जोड़ेंगे। अपनी रियासत और जिले का नाम सिलेक्ट करेंगे। बारी बारी सभी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपका हेल्थ रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। इसी तरह आप अपने और रिकॉर्ड्स भी यहाँ जोड़ सकते हैं।
इस तरह आपको एक ही जगह पर अपनी सारी हेल्थ हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। किसी भी वक्त अगर आप अपनी आईडी डिलीट करना चाहें तो आप माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे और डीएक्टिवेट या डिलीट पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईडी क्यों डिलीट करना चाहते हैं। वो भरेंगे, ओटीपी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। इस तरह आपकी आईडी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर आर.एस. शर्मा, आपने ऐसे सवालों के जवाब दिए जो लोगों के जहन में अक्सर होते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। शुक्रिया। तो आज हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई स्कीम के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।